उर्दू पढ़ी थी, फारसी तो पढ़ी नहीं थी। तो वो जो है हमारी तरफ देखने लगे। हमने कहा लेकिन हमसे कहो लिख पाओ, तो हम कहे हम नहीं लिख पाएंगे, लेकिन हम बोल लेंगे। सुमा दोस्तम, जैसे हम तुम्हारे दोस्त हैं, तो फारसी के जो शब्द हैं, और दोस्त है यहाँ दोस्त हो गया, खरगोश है यहाँ खरगोश हो गया। अभी पाठक सर सुबह के सत्र में चर्चा कर रहे थे कि शब्दों की यात्रा की बात, तो कभी संकुचन होता है, कभी विस्तार होता है, कभी दूसरे देश के शब्दों का हमारी भाषा में सम्मिलन होता है, और कभी यहाँ से चला जाता है, कोई शब्द दूसरे देश की भाषाओं में जुड़ जाता है। तो जब हम उच्च शिक्षा की ओर प्रस्थान करें तो हमारा ध्यान इस बात पर रहना चाहिए कि हमारे संस्कार में, हमारे बोलचाल में, हमारे व्यवहार में, सब में ही वही हमारी मातृभाषा होनी चाहिए। ये नहीं जब हम पढ़ने की भाषा अलग करेंगे और बोलने की भाषा अलग करेंगे तो हमको लगता है कि हमारी ताकत दुगुना खर्च होगी। चाहे हम अवधि में बोल रहे हैं, खड़ी बोली में अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं, तो भी परेशानी होती है। तो हम एक ही क्यों ना करें, उसका संवाद का माध्यम भी वही हो और वही लिखने पढ़ने का भी माध्यम हो। एक अकादमिक लेखन पर मैं सोच रहा था, लोग कहीं देखता हूँ, कोई किताब देख रहा था, तो उसमें जो है इसके विरोध में कहा गया कि जब हम अकादमिक लेखन करते हैं तो आंचलिक भाषाओं का अगर प्रयोग करेंगे तो अकादमिक लेखन में वो गुणवत्ता नहीं आएगी। मुझे लगा कि इन्होंने उसको दिल से नहीं पकड़ा भाषा को। लेखक कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हमको गंभीरता से विचार करना है उसको ग्रहण करने में। वो कह रहे हैं कि हम उसको गुणवत्ता नहीं ला सकते, उसकी विश्वसनीयता कैसे नहीं ला सकते हैं। असल में क्या होता है, शब्दों से हम परिचित और अपरिचित होते हैं। शब्द कोई कठिन और सरल नहीं होता। जिस शब्द को हम नहीं जानते हैं वो हम उससे अपरिचित हैं। वो कठिन और सरल कहाँ से होता है। एक 2 साल का बच्चा अंग्रेज का बढ़िया वाक्य बोल लेगा, और हमारा एमए का विद्यार्थी अगर अंग्रेजी नहीं पढ़ा तो वो 2 वाक्य नहीं बोल पाएगा। तो क्योंकि वो उस भाषा के परिवेश में रहा है, उससे परिचित है, उसको जानता है, इसलिए तुरंत पहचान लेता है। और हम उस परिवेश में नहीं रहे इसलिए नहीं पहचान पाते हैं। तो बहुत जरूरी है कि भाषा को आत्मीयता से ग्रहण करना, सम्मान के साथ ग्रहण करना, आदर के साथ ग्रहण करना, भाव के साथ ग्रहण करना, और पढ़ने से लेकर बोलने तक, आचरण से लेकर। क्योंकि संपूर्णानंद जो हमारे उत्तर प्रदेश के साथ मुख्यमंत्री रहे, शिक्षा के उद्देश्य, उन्होंने एक बहुत बढ़िया निबंध लिखा था, मैंने कहीं पढ़ा था। आचरण हिमालय की तरह ऊंचे कलश वाला मंदिर है, दूर से दिखता है। तो वो जो है, आप देखिए कि जब हम उस भाषा को आचरण में लाएंगे, व्यवहार में लाएंगे, बोलचाल में लाएंगे, और उसको हम उच्च शिक्षा का माध्यम भी बनाएंगे, तो हमारे आदर, सम्मान, गौरव का विषय बन जाएगी वो भाषा। और हमको लगता है कि फिर उसका प्रचार प्रसार भी होगा। जब ज़्यादा लोग बोलेंगे, बोलने के साथ, लिखने के साथ, पढ़ने के साथ, छपने के साथ, किताबों में आने के साथ, सबकी भाषा ये क्यों ना हो। बच्चा बोले, हमारा मजदूर बोले, हमारा किसान बोले, हमारा श्रमिक बोले, हमारा जो नेता बोले, सबकी भाषा ये क्यों नहीं हो सकती। और जब पढ़ने की भाषा, उच्च शिक्षा की भाषा सब जब एक हो जाएंगी, मुझे लगता है उसमें ऊर्जा ज़्यादा होगी, संवेग ज़्यादा होगा, प्रवाह ज़्यादा होगा। और वह प्रवाह, वह वेग, क्या वेग में ही तो ताकत होती है। आप अगर 1 किलोमीटर ऊपर से 1 ग्राम का भी कोई वजन छोड़े किसी के ऊपर, तो हमको लगता है किलो भर का चोट पहुंचा सकती है 1 किलोमीटर से ऊपर। 1 किलो का पत्थर छोड़ दे तो हाथी मर सकता है 2 किलोमीटर ऊपर से। तो वो वेग के कारण होता है। हम जब तक वेग नहीं लाएंगे भाषा में, जब तक प्रवाह नहीं लाएंगे भाषा में, तब तक उसमें जीवंतता नहीं आएगी। नदियों का पानी अगर बहता नहीं होता तो उसमें कीड़े पड़ गए होते हैं, नदियों का पानी बहता नहीं होता तो उसमें काई पड़ गई होती। तो हम जो हमारी भाषाएं, मातृभाषाएं हैं, ये हमारे व्यवहार से, हमारे आचरण से, हमारी वाणी से बाहर हो रही। और उसका कारण है कि वो उनमें हम कभी देखते हैं कि मैलापन, कभी देखते हैं छोटे छोटे बच्चों को हम बोलने नहीं देते घरों में। कितनी गजब बात है, छोटा बच्चा अगर बोलता, कहाँ ये बोल रहे, ऐसा बोलो, आप आइए, आप जाइए, आप बैठिए, आप खाइए। हम ये बच्चों को सिखाते, और उनको बच्चों के बीच से, जो बाहर से, घर के बाहर से निकल करके बच्चे जो शब्द लाते हैं, उनको हम घर में लाने नहीं देते, कहते वही छोड़ के आ जाओ। ये जो प्रतिबंध हैं, हमको लगता है कि उच्च शिक्षा में जाने के पहले, भाषा को ले जाने के पहले हमको यह भी सोचना होगा कि उसको घर में भी आने दें। जो हम बाहर जो निषेध पट्टिका लगाए हैं हमारी आंचलिक भाषाओं के शब्दों के लिए, या उसके वाक्य विन्यास के लिए, उसके वाक्य संतरण के लिए वही रोक देते हैं, वो नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि जब ये सब बंद हो जाएगा तो अपने आप उच्च शिक्षा में जाएगी भाषा,
और उच्च शिक्षा में जब भाषा हमारी अपनी होगी तो हमें लगता है उस शोध की भी गुणवत्ता होगी, उस पढ़ाई की भी गुणवत्ता होगी, और उसमें फिर कोई नकल और पुर्जी और पर्चा बना के ले जाने की जरूरत नहीं होगी। अंग्रेजी में जब हम किसी को कोट करते हैं, किसी को कहते हैं, तो मुझे लगता है कि तब ये ज़रूरत होती है किसी नकल की, पर्चे लेने की। मेरे दो इसके एक ईको करके पोएट हुआ है और थिंकर हुआ है अंग्रेजी का, अब उसके मैंने लिखे 2-3 दिन याद किए, हमने याद नहीं करना, देख के पढ़े दूसरे की भाषा को इस तरह से। और उसने जब लिखा तो उसने एक पागल के लिए, मूर्ख के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए एक ऐसे उपमान और ऐसे बिंब प्रयोग किए, मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ी बात कह रहा था अपनी भाषा में। मुझे लगा इसको कोट करना चाहिए, इसको देखना चाहिए, तो मैंने उसको नोट किया। मैं 2-3 बातें उसकी ईको की करना चाहूँगा। और बहुत बड़ा थिंकर और बहुत बड़ा चिंतक है, और वो कहता है कि जो सिंपल चीज़ें हैं, जो सिंपल चीज़ें हैं उनको हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। और वो कहता है कि फॉर एवरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम देयर इज ए सिंपल सॉल्यूशन। बहुत साधारण सी बात करता है, जैसे हम उच्च शिक्षा में कैसे अपनी भाषा को ले जाएं, तो वो कहता है कि जितनी भी उलझाऊ चीज़ें हैं उनका एक सिंपल सॉल्यूशन होता है। जैसे मान लीजिए किसी ने हमारे जीवन में बहुत सारे संकट खड़े कर दिए, हम उसका रास्ता बदल दें, उसे बातचीत करना छोड़ दें, उसको अपने जीवन से निकाल दें, सिंपल सॉल्यूशन है। हमारे बीच सबसे बड़ी समस्या है कि हम लोगों के साथ रह भी नहीं पाते और अकेले जी भी नहीं पाते। यही समस्या भाषा के साथ होती है। इंसान के साथ सबसे, कभी आप गौर करिए, वो कहेंगे कि वो आदमी बहुत नालायक है, रहेंगे उसी के साथ और उसी के साथ जीना चाहेंगे और निंदा उसी की करेंगे। यही स्थिति हमारे, अंग्रेजी की हम बहुत निंदा करते हैं और भीतर भीतर अपने बच्चे को, अपनी पोती को, अपने बेटे को, अपनी बेटी को अंग्रेजी ही पढ़ाना चाहते हैं। तो हमारा ये जो मनोविज्ञान है, हमको इसे बदलना पड़ेगा। तो वो लिखता है, फॉर एवरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम देयर इज ए सिंपल सॉल्यूशन एंड इट्स रॉन्ग। मतलब, और इसको जब हम नहीं कर पाते हैं तब वो गलती हो जाती है और कहीं ना कहीं हम गलती कर जाते हैं। उसको वहां से छोड़ दें जहां हमारे बस का नहीं है। एक मुझे याद आता है श्लोक, उसमें दिलीप जब गाय चराने जाते हैं उसके कामधेनु की पुत्री नंदिनी को, तो इंद्र जो है सिंह का रूप रखकर आता है और उसके ऊपर आक्रमण कर देता है नंदिनी के ऊपर। ये तीर तलवार सब निकालते हैं महाराजा दिलीप, और वो निकलते ही नहीं, कुछ नहीं होता है। तो वो संस्कृत में एक श्लोक है, तो कहता अलम मही पेड़ तो श्रमेण प्रयुक्तम अपस्त्रो वृथा से। पूरा लंबा चौड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं संक्षेप में ये बता दूं। वो कहता है जब तुम्हारे बस का कुछ रहे ना तो तुम उसको समर्पण कर दो। तुम्हारे बस में ये नहीं है कि तुम मुझ जैसे शेर को मार सको, तो उसको समर्पण कर दो। जब हम अंग्रेजी पढ़ नहीं सकते तो हम अपनी भाषा में आ जाएं। जो हमारे बस का नहीं उसको लादे क्यों घूम रहे हैं? जिस शेर को हम मार नहीं सकते उसके लिए तलवार लेके घूम रहे हैं, उसके लिए हम तीर लेकर घूम रहे हैं कि इसको मार गिराएंगे। यानी हमको लगता है कि ये अगर हम मूर्खताएं छोड़ दें तो बड़ी बड़ी जो समस्याएं है ना, जैसे अंग्रेजी कैसे जाए हमारे देश से, अरे उसको हम छोड़ दें, चली जाएगी। उसको हम लादे लादे घूम रहे हैं और कह रहे हैं हमसे उतर नहीं रही है। हम क्या बन गए हैं, बिल्कुल बंदरिया बन गए। बंदरिया मतलब, बंदरिया क्या करती है, अपने बच्चे को जब तक सड़ नहीं जाता तब तक छोड़ती नहीं है। अंग्रेजी के लिए हम बिल्कुल बंदरिया बने हुए हैं। कॉन्वेंट स्कूल गली गली वो कुकुर मुत्ते की तरह खुले हुए। क्यों, किसने खोले? हम अगर अपने बच्चों को ना पढ़ाएं तो क्या उसमें वो अपने आप वो चला लेंगे, उसका खर्चा उठा लेंगे, बंद हो जाएंगे, फिर अपनी हमारी मातृभाषाओं में वो स्कूल चलाएंगे। लेकिन हम तभी उनके यहाँ जाते हैं पढ़ाने के लिए जब वो लिखते हैं मदर टेरेसा कॉन्वेंट स्कूल और टैगोर्स इंटरनेशनल स्कूल, ऐसा करके कुछ नाम रखते हैं। सेंट जेवियर्स कॉन्वेंट स्कूल, इस तरह का नाम सेंट रख दें। एक हमारे इलाके में, हम यही सीतापुर जिले के हैं, तो वहाँ एक सेंट, यही गोरखपुर का एक है आपका, तो उसने खुद ही नाम रख लिया, उसने सेंट पहले रख लिया, सेंट गुलाल कॉन्वेंट कॉलेज। तो हमको बुलाया था, हमें बोलने गया, मुझे बड़ा आनंद आया। और उसका जो है खुद ही अपने आगे से, अब बाकी के लोग तो लगाएंगे। और हमने उनसे पूछा कि इसमें उनका अपना मेडिकल कॉलेज भी खोल रखा है, उन्होंने अपना नर्सिंग कॉलेज भी खोल रखा है, और सब उसमें सेंट लगा हुआ सबके आगे। और उस सेंट में वो इतना नहाए हुए हैं कि पूछिए नहीं। तो
ये जो हम मुफ्त का सेंट लगा के घूम रहे हैं अंग्रेजियत का, हमको लगता है इसकी जरूरत नहीं है। अपने आप उच्च शिक्षा में आ जाएगी भाषा, इसका व्यामोह खत्म करने की जरूरत है। दूसरी बात वो ये कहता है, दूसरी बात ये कहता है कि अब आप इस पर ध्यान दीजिएगा जरूर। ईच ऑफ अस इज समटाइम्स अ क्रेटिन, अ फूल, अ मोरोन और अ लैंटिक। अब जो अंग्रेजी जानते हैं इसमें उनके लिए कोई बात नहीं, लेकिन जो नहीं जानते मैं बता दूं, ये चारों शब्द मूर्ख के आसपास ही हैं। जैसे हमारे आदरणीय दुबे जी कहते थे या हमारे पाठक सर कहते हैं कि दूसरी भाषाओं में शब्द नहीं, ऐसा नहीं है, हैं बहुत पर्याय हैं उनके, ये सब मूर्ख के आसपास हैं। लेकिन वो जब कहता है कि ईच ऑफ अस इज समटाइम्स अ क्रेटिन, हम में से हर कोई किसी न किसी समय वज्र मूर्ख होता है, वज्र पागल होता है, वो मतलब फुलिशनेस की हदें तोड़ देता है। लेकिन वो होता नहीं है मूर्ख, वो होता नहीं है पागल। पागल वो तब होता है जब उसी हरकत को बार बार करता है, मूर्ख तभी होता है जब उसी हरकत को वो बार बार करता है। तो हमको लगता है कि अंग्रेजी की इतनी निंदा हम कर रहे हैं रोज रोज हर मंच से, अंग्रेजी जाए अंग्रेजी जाए। आप किसी को कहो आपके इलाके में आपकी जमीन कब्जा कर ली, आप उससे कहो आप यहाँ से जाएं, आप यहाँ, उसने घर द्वार सब बना लिया, आप यहाँ से जाएं, आप यहाँ से जाएं, आप यहाँ से जाएगा आपने उसको वहाँ घर क्यों बनाने दिया, मुकदमा करेगा, जाएगा नहीं। तो हम इस तरह की हरकतें कर रहे हैं कि पहले तो हमने उसको बुलाया, घर में बिठाया, अपनी जमीन दी, उसके नाम रजिस्ट्री कर दी, करे जाओ कैसे जाएगा। हमको अब आगे से कुछ ना हो उसके लिए हमें करना है। तो ये जो ई को कहता है, तो मुझे लगता है कि उसकी बात सोचने लायक है, और शायद ये एमए के पाठ्यक्रम में भी है अंग्रेजी में। बहुत अच्छा पोएट है, बहुत अच्छा थिंकर है। तो कहता है कि अ फूल, ईच ऑफ अस इज समटाइम्स अ क्रेटिन, अ फूल, अ मोरोन, अ लैंटिक, मतलब थोड़ा थोड़ा पागल भी होता। अ नॉर्मल पर्सन इज अ रीजनेबल मिक्स ऑफ दीज। एक नॉर्मल व्यक्ति का है तो थोड़ा थोड़ा मूर्ख है, थोड़ा थोड़ा पागल है, थोड़ा थोड़ा बेवकूफ है, मतलब सबका मिक्सचर है वो। और जब प्योर एक हो जाएगा तो या तो पागल हो जाएगा या तो बेवकूफ हो जाएगा। तो हमको लगता है कि जब हम इन विदेशी भाषाओं के ऊपर इतना चिंतन कर लेते हैं, इतना विचार करने लगते हैं, इतना मंथन करने लगते हैं कि हम उसी के कभी कभी क्या होता है कि हम अपने दुश्मन के बारे में इतना अध्ययन करने लगते हैं, अपनी जिंदगी चौपट कर लेते हैं। कभी हम आप बैठ कर सोचें कि हम दूसरों के बारे में कितना सोचते हैं, फलानी तो ऐसी है, फला तो ऐसा है, फला तो ऐसा है। अब होते करते करते हम उसका प्रोजेक्शन हो जाता, हम उसका व्यक्तित्व ओढ़कर चलने लगते हैं और फिर जो है हम अपने बारे में भूल जाते हैं हम कैसे हैं। हमको लगता है कि अंग्रेजी इतनी डरावनी नहीं है जितना हम डर रहे हैं। अंग्रेजी इतनी भयावह नहीं है कि हम अपना देश और सब छोड़ छाड़ के भाग जाए और कुछ और किसी और देश में जाके, नेपाल में जाके बच जाए, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। उसको वहीं तक सीमित कर देने की आवश्यकता है। तो अपने आप हमारी जो हिंदी भाषा है और हमारी भारतीय भाषाएं और हमारी यहाँ तक की आंचलिक भाषाएं भी उच्च शिक्षा का माध्यम बन सकती हैं। जैसे हमने बताया, आप ये देखो दूसरे देशों में रामचरितमानस, फिजी में रामचरितमानस कैसे पढ़ी जाती है, कोई वहाँ उसका टीका उका है नहीं है। और सूरीनाम में, मॉरिशस में रामचरितमानस कैसे पढ़ी जाती, वो उनके यहाँ वो पूरा अर्थ भी जानते हैं, चौपालों पर भी उनका होता है, पाठ होता है और सब अर्थ समझते हैं। वहाँ रावण रथी बिरथ रघुवीरा का मतलब अर्थ बताने की जरूरत नहीं है। रावण रथ पर सवार है और रघुवीर भगवान राम जो है पैदल जा रहे हैं और विभीषण बड़े चिंतित, बताने की जरूरत नहीं है। उनके संस्कार में आ गए, इतना उन्होंने उसको जी लिया है भाषा को। तो हमको लगता है कि हमारी जो उच्च शिक्षा है वो तभी सार्थक भी होगी जब अपनी भाषाओं में हो। और मैं तो एक निवेदन और करूंगा पाठक से कि ये मातृभाषाओं में उच्च शिक्षा की भी वकालत करें। मुझे लगता है कि मातृभाषाओं में भी अगर उस शिक्षा की वकालत हो तो और अधिक सार्थकता होगी। कई लोगों को जाना है, बातें लंबी न हो, तो मैं चाहता हूं कि अपनी बात को इसी निवेदन के साथ यहाँ पर विराम दूं कि मातृभाषाओं की भी हम कद्र करें, केवल हिंदी जैसी मानक भाषा की ही नहीं। हम भोजपुरी भी बड़े प्यार से बोलें,
हम अवधी भी बड़े प्यार से बोलें, हम कन्नौजी भी प्यार से बोलें, मगही मैथिली भी जब कोई बोले तो उसका हम सम्मान करें। हमें लगता है तभी उच्च शिक्षा की भी सार्थकता होगी और उसकी गुणवत्ता भी और उसकी अकादमिक महत्ता भी बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। उच्च शिक्षा भी मातृभाषा में हो, ये क्यों ज़रूरी है, इसका एक बार एहसास मुझे भी हुआ था। मैं 3rd ईयर में इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा था और इंटरेस्ट ब्याज दर पढ़ा रहा था, और एक बच्ची थी, वो समझ नहीं पा रही थी कुछ भी, उसके चेहरे को देखकर मुझे लगा। फिर मैंने कहा कि सूद समझती हो, और अचानक से उसको सारा कुछ समझ में आ गया। तो ये है अपनी भाषा में उच्च शिक्षा भी क्यों हो। अब मैं सभाध्यक्ष महोदय पाठक सर से आग्रह करूंगा। जी जी जी, हमारे मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय पाठक सर, मैं आपसे आग्रह करता हूं आप आएं। कृष्णम वंदे जगत गुरु। धन्यवाद मनीष कुमार जी, सम्मानित मंच और सभी आचार्यगण, विद्यार्थीगण। गंगा प्रसाद शर्मा ने एक दिशा आपको दी, एक दृष्टि दी। हम कुछ विषयों में, ये आपके 3 विषय हैं कि उच्च शिक्षा में शोध, अकादमिक लेखन और शिक्षक प्रशिक्षण। पहले सत्र में, उद्घाटन सत्र में हो सकता है कि बोलने में कहीं बहक गया हो, आप उसको थोड़ा सा ये रखिएगा। हमारा यहाँ उद्देश्य ये नहीं था कि अंग्रेजी नहीं पढ़ना है और अंग्रेजी नहीं सीखना है। नीति जो बनाई गई है, इसका पहला ड्राफ्ट इंग्लिश में ही बना था, ये आपकी जानकारी के लिए बता दें। अब ये भारत की विडंबना है कि बाद में अनुवाद हुआ। तो हमारे यहाँ के जितने ड्राफ्ट्स हैं, मुझे सौभाग्य मिला प्रोफेसर यशपाल की कमेटी, जो लर्निंग विदाउट बर्डन, नाम सुना होगा आपने। मैं वहाँ पर जो है विशेष आमंत्रित मेंबर के रूप में था। प्रोफेसर जी एल अरोड़ा, उसमें तो कई लोग अभी संसार में नहीं हैं। और ड्राफ्ट कमेटी जो है NP 1986 की जो बनी थी, 37 एरियाज उसमें थे। मैं सब चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि उन्हीं को मिला करके ये आपके तीनों उसका हो पाएगा। और एक जनार्दन रेड्डी कमेटी बनी थी आंध्र प्रदेश के, उस समय अब तो तेलंगाना बन गया। वो जनार्दन जी जो है, रेड्डी जी जो है उस समय चीफ मिनिस्टर थे। 1992 में जो है जो 86 की संशोधित नीति बनी थी। आपने सुना होगा गांधीयन, एक गांधीवादी बहुत विचारक थे प्रोफेसर रामामूर्ति जी। तो रामामूर्ति की समिति एक बनी थी। बीएड के जो लोग शिक्षा के होंगे, दुर्गा भाई देशमुख की एक है, आचार्य नरेंद्र उत्तर प्रदेश का। मैं सब जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि सभी समितियों ने और आयोग में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जो हमारा विशद जिसको कहते हैं कोठारी कमीशन रहा, कोठारी आयोग। शायद अगर वो ईमानदारी से उस समय की सरकार के द्वारा निष्ठा से अगर पूर्ण रूप से लागू कर दिया होता तो शायद, और उसके कुछ अंशों को लागू कराने का श्रेय जो है महंत अवैधनाथ जी को है, जिन्होंने, अगर उनका पूरी स्पीच पार्लियामेंट की आप अगर देखें तो उसमें मिलेगा। खड़े होकर के बोले हैं वो, पहले वाले जो वो हैं, और कि इनको इम्प्लीमेंट वो कराया जाए। मैं यहाँ सब इसलिए बातों को कर रहा हूँ कि सभी ने भाषाओं की बात कही है, सभी ने भारतीय जो यहाँ की लैंग्वेजेज है सबकी बात कही है। हम अगर हमें आगे बढ़ना है तो ये नहीं है किसी को पछाड़ करके, हमें किसी को स्पर्धा में हमें गिरा के आगे बढ़ना है। भारत की संस्कृति यही रही है, हमारे देश की यही शिक्षा विद्या का मर्म रहा है कि सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हमने अंतरिक्ष की भी पूजा की है। अगर वैदिक प्रार्थना में आए, ओम दौ शांति, अंतरिक्ष की बात शुरू किए हैं। तो भारत जो सनातन परंपरा रही है, सनातन परंपरा कई हजार सालों की,
हमने पूरा इस्लाम को पढ़ा और उस पर किताब लिखा मैंने। हमारे आदरणीय जो केरल के गवर्नर हैं आरिफ खान साहब हैं, उन्होंने किया मदरसा एजुकेशन इन इंडिया। हदीस पढ़ा मैंने, पूरा कुरान को, चूँकि बाबा जी थे उर्दू जानते थे तो हमें कुछ पर्शियन और उर्दू भी सिखाए, मतलब उस समय देखा। फिर मैंने गुरु नानक का पूरा अध्ययन किया तो उस पर भी मैंने लिखा, गुरुमुखी को भी पढ़ा गुरु नानक का। कुल मिला करके सब बात जब यही आती है कि कहीं न कहीं धरातल पर कुछ ज़रूर है कि हमारी उच्च शिक्षा में कहीं कमी रह गई, और शायद वो ये रहा कि नकल की जो प्रवृत्ति रही, अनुकरण की नहीं, नकल की। नकल और अनुकरण में अंतर है, एजुकेशन वाले जानते होंगे कि डिफरेंस बिटवीन द इमिटेशन एंड कॉपिंग। तो ये जो बड़ा वो रहा है कि इसके साथ ये बड़ा गड़बड़ हो गया। तो यहाँ जो हम सब बैठे हैं, जितने लोग बैठे हैं, जो सुन रहे हैं और जो बोल रहे हैं, सुनने सुनाने के बीच में जो कड़ी है, हमारे विद्यार्थी हैं, आप लोग ये ज़रूर करिए कि अगर कहीं पाठ्यक्रम बनाने का मौका मिले, अवसर मिले, चांस मिले, तो वहाँ पर यह बात ज़रूर रखिए कि भारत की भारतीयता कैसे जीवित रहेगी, किस माध्यम से रहेगी, ये आपको तय करना है। भाषा से रहेगी, संस्कृति से रहेगा, कि आचार विचार से रहेगा, कि हम, मतलब ये आपको तय करना है। एक बात, अब मैं विषय वाइज थोड़ी थोड़ी चर्चा कर दूं, क्योंकि जाना है, शाम की ट्रेन है हमारी। मैं पहले विज्ञान नहीं, पहले आर्ट्स डिसिप्लिन में चलना चाह रहा हूँ, शिक्षा से ही चलना चाह रहा हूँ। बीएड एमएड में हम लोगों ने जो उन्होंने नेट निकाला, पीएचडी किया, शिक्षा मनोविज्ञान एक विषय है, आज भी है ये। बाकी दर्शन का पेपर अलग अलग हो गया, समाजशास्त्री, परिप्रेक्ष्य और सब हो गया। आप अगर ध्यान दें, मनोविज्ञान की ही बात मैं ले रहा हूँ, सब वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट को पहले ही रखा कि यही पढ़ाया ही गया। यह नीति कह रही है, भाषा समिति कह रही है कि उच्च शिक्षा में जब आप शोध की बात करें तो शोध तो बहुत बाद की चीज़ है, पहले पठन पाठन तो ठीक हो, पहले हमारा चाल ढाल ठीक हो, है ना, चलना ठीक हो पहले ना। हम तो सीधे दौड़ना शुरू कर दे रहे हैं, तो उसमें दौड़ेंगे तो गिरेंगे हम। मैं मेरे बातों को वो लक्षणा और व्यंजना में मैं बात कर रहा हूँ, हम सीधे दौड़ रहे हैं, तो दौड़ने भागने में तो आदमी गिरेगा। चलना सीखे, और शायद सही ढंग से अगर चलना सीख लिए होते तो दिक्कत नहीं आती, कहीं दिक्कत है। तो कम से कम है कि विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं, या जिसमें बोर्ड ऑफ स्टडीज में आप लोग अगर कहीं होंगे, सभी प्रोफेसर अब तो उत्तर प्रदेश में हैं, तो वहाँ पर कोशिश करिए, प्रयास करिए कि आप भारतीय जो मनोविज्ञान के चिंतक, अब प्रश्न फिर ये उठेगा कि भारतीय मनोवैज्ञानिक तो रहे ही नहीं, जितने हमारे ऋषि थे सब मनोवैज्ञानिक थे। मैंने प्रूव किया है, भारत वैभव में बड़ा सारा कार्य हुआ है, मैं तो गिना सकता हूँ आपको। आप एक आध दो एग्जाम्पल मैं आपको कर दूँ। पूरी वेस्टर्न साइकोलॉजी, मतलब भारतीय भाषाओं में शोध की जब बात करेंगे तो हमारा ये कहने का मतलब है कि भारतीय मनीषियों को, भारतीय ऋषियों को, भारतीय चिंतकों को लाइए आप, तभी तो शुरू होगा, तब बताएंगे भारतीय भाषाओं में काम है। आप पूरा दर्शन में आइए, सांख्य के जो है महर्षि कपिल है, महर्षि कपिल का पूरा अगर आप वो चलें तो पूरा मनोविज्ञान जो है सांख्य शास्त्र का जो है, हम यहाँ से शुरू नहीं करते हैं, फ्रायड, एडलर, यूंग से ले करके और पूरा आप देखिए जितना लंबा है, तो हमें शुरुआत यहाँ से करनी है। मैं टेक्नोलॉजी जो बीएड के एमएड में शैक्षिक प्रौद्योगिकी पढ़ते हैं, सीधा ब्लूम्स की बात कर जाते हैं, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो है। हम कामंदक नीति सार में क्यों नहीं जाते हैं? कामंदक के नीति सार में पहला है सुश्रुवा श्रवणम चैव गरणम, कि मतलब लर्निंग से पहले, जब मैं शोध के एस्पेक्ट्स की बात कर रहा हूँ, भारतीय भाषाओं में कैसे होगा, तो भारतीय चिंतकों को जब लाएंगे तभी तो भारतीय भाषा में चलेंगे। आप पाश्चात्य बैसाखी का सहारा लेकर भारतीय कैसे काम करेंगे? तो कामंदक ने वो कहते हैं कि भाई सुनना बड़ा जरूरी है, पहले पढ़ाने वाला जो पढ़ा रहा है उसकी बात पीछे वाला सुन भी रहा है कि नहीं, और सुन रहा है तब अधिगम होगा ना। हम सीधे अधिगम से शुरू कर दिए, तो कामंदक है, ऐसे बड़ी लंबी है, मतलब कितनी चर्चा की जाए वहाँ, मतलब पूरा आप अगर देखें। इसके अलावा मैं शिक्षा ही जगत की बात करना चाहता हूँ। विद्यार्थी अगर समय बाद मिलेगा, हमारे शिक्षक भी पढ़ें। आयुर्वेद में चरक हुए हैं, चरक, उन्होंने चरक संहिता लिखी। चरक संहिता को अगर आप पूरा ध्यान से अगर उसके हिंदी संस्करण को पढ़ें, इतना अध्यापक के बारे में लिखा गया शायद कहीं नहीं लिखा हो। मैंने स्वयं अध्ययन किया इसलिए बता रहा हूँ मैं। जैसे पैथोलॉजिस्ट होता है ना, पैथोलॉजी जो वो करता है सब पूरा उन्होंने अध्यापकों को उस रूप में लिया है पूरा। अब सब अगर चरक की बात करेंगे कि तो आयुर्वेद का ग्रंथ है। तो ऐसे बड़े सारे हैं, सुश्रुत संहिता का है पूरा, सुश्रुत का पूरा, वो पूरे के टूल्स के विवरण किए हैं। लेकिन
काफ़ी गुणों की चर्चा उन्होंने चिकित्सक, वैद्य और अध्यापकों की बात कह दी है। तो मल्टी डिसिप्लिनरी का जो है, मल्टी इंटीग्रेशन का जो है, हमें सभी डिसिप्लिन को कैसे मर्ज करना है, तब भारतीय भाषाओं की तरफ हमें करना है। तो मनोविज्ञान हुआ, दर्शन में भी हमें भारतीय जो षड दर्शन है इनकी बात लेकर के चले हम पूरा, है ना। समाजशास्त्र की बात है तो हम उदाहरण दें, हम अकबर निमकाफ की बात पहले शुरू, हम पहले भारतीय जो चिंतक हैं, जैसे दुबे जी का है, यसी दुबे है, उनकी किताबें हैं, बहुत सारे हैं, श्रीनिवासन का है पाठ्यक्रम, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन शुरुआत हम यहाँ से करें। इकोनॉमिक्स के जो लोग होंगे, अर्थशास्त्र के हैं, माल्थस से शुरू करते हैं, अरे हम चाणक्य से क्यों ना शुरू करें, कौटिल्य से पूरा का पूरा शुरू करें। मैनेजमेंट के जो होंगे, मैनेजमेंट प्रबंधन के, गीता से शुरू करिए। मैंने जब पूरा गीता को पढ़ा और गीता का प्रबंध शास्त्र जब लिखा, तब समझ में आया कि पूरी की पूरी प्रबंधन से, पहले श्लोक से है, कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से अंतिम उत्तर दिया जा रहा है। मैनेजमेंट है, मनोविज्ञान है, प्रबंधन है, मनोविज्ञान है, गाइडेंस काउंसलिंग है। क्या ऐसा विषय नहीं जो गीता में, गीता का मतलब नहीं कि वो श्लोक पढ़ लिया, आत्मा परमात्मा का हो गया, नश्वर शरीर हो गया, वो अध्यात्म पक्ष है। जब विषय के साथ जोड़ेंगे, साहित्य भी, अर्थशास्त्र भी है, इसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग होंगे, पढ़ाने वाले लोग होंगे एडमिनिस्ट्रेशन का, आप सबसे बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है राम राज्य का मिलता है। अगर आप देखिए पूरे दशरथ का और से लेकर के राम, हम वहाँ से शुरू करें। हमें कहीं न कहीं ये दिशा करनी पड़ेगी, तब भारतीय भाषाएं जीवित होंगी। अंग्रेजी भी चले हम, अरबी भी पढ़ें, पारसी, जितनी भी लैंग्वेज आप जानते हैं उतना ही अच्छा रहेगा, उतना ही आपका मान सम्मान बढ़ेगा। जहाँ उस क्षेत्र में जाएंगे आपका आदर मिलेगा, है ना। हमारे संस्कृत में एक श्लोक है, पितवा पानी कर देयम भेको मक मकायते। मेढक की दुनिया क्या होती, कुएं को समझता है पूरा संसार है। तो भारतीय भाषाओं का यह नीति ये कह रही है कि भारतीय भाषाओं की जो परिधि है उनको तो जीवंत रखिए, उनमें शिक्षण अधिगम, शिक्षण प्रशिक्षण कराइए, आप शोध कराइए। उससे परे अगर आपका और आपका जगता है, आपके अंदर ऊर्जा है, शक्ति है, क्षमता है, तो और भी पढ़िए और देखिए, कोरिलेट करिए उनको आपस में, उनके साथ संबंध निकालिए। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं। मिलिट्री साइंस जो पढ़ाते हैं, मिलिट्री साइंस का पूरा हमारे यहाँ जो धनुर्विद्या है, पूरा का पूरा जो है, जो नाटक शास्त्र, संगीत शास्त्र के हैं, भरत मुनि के, उनके साथ साहित्य वाले जो हैं, मैं समझता हूँ कालिदास का जो है पूरा का पूरा काव्य, महाकाव्य, दूत काव्य, क्या क्या सब है, पूरा मेघ का पूरा, वहाँ से चल, हम मतलब बात वही कि हम पीछे से चल रहे हैं। हमें अपनी वो जो हमें बताया गया ना, वो ट्रैक गलत पकड़ा दिया गया, वही ट्रैक को हमें चेंज करना है। हमें अंग्रेजों को दोषारोपण नहीं करना है, उन्होंने हमें बहुत कुछ दिया है, ऐसी बात नहीं है, हमसे भी उन्होंने लिया है। और दिक्कत क्या हो रही है, हम ईस्ट और वेस्ट के झगड़े में उलझ गए हैं। हमारी पूरी शिक्षा, हमारा पूरा शोध, हमारी पूरी टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस ईस्ट वेस्ट में हो गई है। ये बिल्कुल सही है। अगर ईस्ट माने हम सब, जो हम सब लोग हैं, पूरे विश्व को जो है हम परिवार की तरह वो करते हैं। हमारे यहाँ परंपरा परिवार की रही, वेस्ट परिवार नहीं मानता है, वेस्ट बाजार मानता है। तो बाजार और परिवार के बीच का जो है, भाषाओं का है, लैंग्वेज का है, बोली का है, हमें कहीं न कहीं बाइफर्केट करके जुड़ना है। बाजार को भी छोड़ नहीं सकते हैं अगर जीना है हमें, लेकिन कितना लेना है ये हमें आपको तय करना है। अपने शिक्षण, अधिगम, शोध, अकादमिक लेखन में ये देखना है। और परिवार को भी है, परिवार कैसे बिखर रहे हैं आपको, मतलब कितनी बड़ी संस्कृति का अब संस्कृति हो रही है। ऑनलाइन जो भोजन बनाने, सामान मंगाने की बात कर रहा हूँ, खाना मंगाने, मेट्रोपोलिटन सिटी में, ये जानते हैं आज के लगभग 50 साल पहले ये मतलब अध्ययन से पता चला वहाँ के अमेरिकन हिस्ट्री से कि 50 ईयर बिफोर, 50 साल पहले जो है ऑनलाइन फूड जो है शुरू हो गई। जानते हैं क्या इसका असर पड़ा? इसका सबसे बड़ा असर पड़ा, परिवार टूट गए। माँ के हाथ की, परिवार के जो हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं ना, सबके हाथ का एक कोई है कि इनके हाथ की ये चीज़ बड़ी अच्छी है, इनके। आप ऑनलाइन से जब पूरा का पूरा हमारा हो गया तो ये कहाँ रह जाएगा? हम किस भाषा की बात करेंगे, किस भाषा में शोध की और शिक्षण प्रशिक्षण, हमें कहीं न कहीं इनको रोकने की ज़रूरत है। देखिए कई एस्पेक्ट्स हैं, मैं नहीं, आप पूरा का पूरा ऑनलाइन ये जो बाजारीकरण, मार्केटाइजेशन हो गया। हम जानते थे कि पड़ोस में नाई कौन रहा है, हम पड़ोस में जो है दुकानदार है, उसके नाम से है नमस्कार, राम राम, आपस में कुशल क्षेम। जब सभी ऑनलाइन हो जाएगा तो कुशल क्षेम पूछने वाला, पूछवाने वाला कहाँ रहेगा?
यही भाषा की साथ है पूरा। हर चीज़ जब इंटरनेट पे गूगल पे ही हो जाएगी तो फिर कैसे पता लगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मंत्रालय ने गूगल पे जो है लगभग मतलब कई हजार शब्दों का वो कराया है, जिसको कहते हैं रिविजिट, मतलब उनका पुनर्परीक्षण। तो उसमें पाया गया है लगभग 67% 37 से 67 कई ऐसे शब्द मिले हैं जिनके गलत अर्थ हैं वहाँ फीड करने वाले या कैसे डाल के या जिस परिवेश के बनाए गए हैं। तो अब इसके लिए क्या है कि अगर भारतीय भाषाओं में शोध करना है तो सबसे बड़ी ज़रूरत है कि हम मौलिक किताबें पढ़ना शुरू करें। अगर हमारी पढ़ने की आदत ख़त्म हो गई है, हम पुस्तकें पढ़ें, और पुस्तक पढ़ना हम बंद कर दिए हैं। कारण ये है मोबाइल हमारे पास, इंटरनेट मतलब हो गया है, लैपटॉप, हमने बटन दबाया फटाफट पूरी दुनिया का कितना ज्ञान का कूड़ा कचरा मिल रहा है ये हम बाइफरकेट नहीं कर पा रहे हैं। और पुस्तकों मौलिक किताबों में जो लिखी गई उस साधना परक बातें थी, उनको हम आदर डालें, और जब आप आदर डालेंगे तो यही आदत बच्चों में जाएगी। ये आपको इस सेतु को तैयार करना है मौलिक किताबों का। बच्चों को आप पढ़ाइए मत, पढ़ना सिखाइए, ये नीति कह रही है। और पढ़ना तब सीखेगा जब वो अपने परिवेश से अपनी भाषा, फिर वही सुबह वाली बात हो गई, जब जोड़ेंगे आप। नीति बार बार करें, पढ़ाइए मत। हमने बहुत पढ़ा दिया, और पढ़ा करके इतना पढ़ा दिया कि सामने पूरा भविष्य तैयार है, देश और दुनिया देख रही। पढ़ना सिखाइए, पढ़ना सिखाइए उनको। और पढ़ना सिखाने के लिए है हम बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं, उनको अवसर दीजिए, उनको चिंतन मनन के लिए दिए, उनको जो है प्रश्न करना सिखाइए। उत्तर हम प्रश्न जो है देते हैं, बच्चों से उत्तर निकलवाते हैं, बच्चों से प्रश्न करना सिखवाइए। ये ऐसे ट्रैक बदलने की ज़रूरत है। जब ये चिंतन की चलेगी तो निश्चित है कि हम भारतीय भाषाओं के मतलब ये जो है बातों करेंगे। हम तो बच्चों को रटा रटाया जैसे कहते हैं ना, टैगोर ने एक जगह कहा था कि पूरी शिक्षा प्रक्रिया में, पूरी मतलब विद्यालय उच्च शिक्षा में हम तो ऐसा रटू तोता बना रहे हैं कि पिजड़े का तोता है जो बेचारा प्यासा ही रह जाता है, वो बंद है। उड़ते पक्षियों को, उड़ते हुए पक्षियों को, तितलियों को, है ना, बंद चीज़ों को आप देखिए, आपने जैसा फीड करते गए कहाँ उन्मुक्ता दे पा रहे हैं, क्योंकि परीक्षा प्रणाली हमारी गड़बड़ा गई है ऐसे। तो अब धीरे धीरे आपको पता होगा कि एनटीए ने ले लिया है, अभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों का हो रहा है, बाद में राज्य सरकारों का भी होगा आने वाले समय में, ये बदलाव होगा। तो हमें हर जगह से वो करना है, पठन पाठन, पाठ्यक्रम निर्माण में और आपके लेखन में, हमें सब में थोड़ा थोड़ा बदलाव ला, और सबसे ज़्यादा बदलाव लाना है सोच में। जिस भी भाषा में जो भी अच्छी चीज़ें हैं उनको अपनी बोली में, अपनी भाषा में प्रकट कराइए। वो अच्छी बात होगी कि नहीं होगी? ऐसा नहीं कि फला गलत है, फला वो गलत है, क्योंकि तब तो नकारात्मक शिक्षा विद्या के द्वारा सकारात्मक जो है प्रवाह चलाइए, सकारात्मक, और सकारात्मक पे चलेंगे तब ये जो विजन मिशन है NEP 2020 का, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का, तब पूरा हो पाएगा। समाज शास्त्र है, मिलिट्री साइंस है, आपके और जितने विषय हैं, साहित्य में आप आते हैं, जितने भी हमारे कवि हुए हैं, लेखक हुए हैं, हिंदी जगत में जो लोग हैं, सूर है, तुलसी है, मीरा है, डॉक्टर साहब ने जैसे वो कहा, हम कहते हैं कि आप इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च क्यों नहीं कराते हैं? भारतीय भाषाएं कैसे जीवित रहेंगी? अगर आप कबीर को हिंदी अध्यापक, हिंदी शोधार्थी कबीर के रामायणी शब्द साखी पर काम करा रहा है, तो शिक्षा शास्त्री जो शिक्षा एजुकेशन के हैं, मनोविज्ञान के हैं, आप कबीर का समाजशास्त्री चिंतन कराइए, कबीर का मनोवैज्ञानिक चिंतन कराइए, कबीर का प्रबंध शास्त्र की बात कराइए, कबीर का आप जो है जितने विषय अलग अलग, उन विषयों पे ले जाइए आप देखिए भारतीय भाषाएं कैसे आपकी चलती हैं पूरी की पूरी। लेकिन हमने बस वही बात आ गई, हम बिल्कुल एक अपने को एक जगह कंसाइज कर लिए। आप उनसे उस दायरे से ऊपर उठने की ज़रूरत है, तब ये सेतु बन पाएगा। भारतीय भाषाओं पे काम करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि अन्य भाषाओं के साथ सेतु, हमारा रिश्ता बने। पर्शियन है, अरबिक है, पढ़ने का मौका मिले पढ़िए, लेकिन उनके शब्दों को भी सजाइए आप पूरे अलग अलग। देखिए आप कितनी वैरायटी, जैसे भोजन में वैरायटी है, हमारे जीवन शैली में विविधताएँ हैं, तो वैसे सब भाषाओं को लेकर के चलेंगे, तब हमारी ये सुबह हुआ क्या कि आज़ादी के बाद एक गुलामी की वो जो रही कि हम इन सबको स्थान नहीं दिए,
जैसी सरकार बनी, जैसा शासन तंत्र चला, जिस तरह के ब्यूरोक्रेट्स बने, वो अपने ढंग से मनमानी करते चले। नीति ये कह रही कि अब मनमानी नहीं चलेगी, और बेईमानी मनमानी साथ नहीं चलती है। तो ईमानदारी, बेईमानी, ईमानदारी, साझेदारी अब सब साथ साथ चलेगी। अब इसमें किसकी विजय होगी, अब ये होगा। अभी तक तो कुछ अलग ही चल रहा था ना पूरा, तो ये करने की ज़रूरत है। तो साहित्य में इस तरह से आप आइए पूरा का पूरा। हम कहते हैं कि ऐसे भी तुलनात्मक अध्ययन कराए जा सकते हैं, हिंदी अरबिक का, हिंदी पर्शियन का, हिंदी अंग्रेजी का, हिंदी संस्कृत का, कि कितने शब्द, कौन सी ऐसी बातें हैं जो वहाँ थी यहाँ नहीं है, या दोनों जगह है। हमारे एक केंद्रीय संस्कृत संस्थान में अब रहे नहीं, आरिफ खान जी थे, मोहम्मद आरिफ खान, पूरी वैदिक पर इतना बढ़िया वेद का उनका था, काशी के पढ़े थे वो। उनको उस समय शंकर दयाल शर्मा साहब ने जो है पुरस्कार दिया था। इतनी अच्छी संस्कृत, इतनी अच्छी अरबिक, इतनी अच्छी हिंदी, इतनी अच्छी। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमें अब जिस तरह से नीति का वो हो रहा है पूरा, जिस तरह से इसके क्रियान्वयन की बात हो रही, शिक्षण प्रशिक्षण के, शोध की, लेखन की, आप अपने विषय से ऊपर उठने का प्रयास करिए और ये देखिए कि अन्य विषयों में इसकी तलाश, इसकी खोज कहाँ हो सकती है। ऐसा जब करेंगे, ऐसा जब पत्र आप लिखेंगे, ऐसा शोध पत्र लिखेंगे, ऐसा लेख लिखेंगे, कोई भी जो है उसको मतलब प्रकाशित करने से रोक नहीं सकता है। और यही अब आज के समय की एक ज़रूरत है। इसी तरह से आपके विज्ञान में अगर आए, जो फिजिक्स के हैं पढ़ाते होंगे, केमिस्ट्री के हैं, फिजिक्स में हम पूरा का पूरा जो वेस्टर्न साइंटिस्ट हुए हैं फिजिक्स के, उनकी वो करते हैं। हमारे जो ऋषि रहे हैं पूरा, चाहे उसमें एक बड़ी लंबी प्रक्रिया है ऋषियों की। आप इस पर पाठ्यक्रम जो है आपकी जानकारी के लिए दीजिए, मध्य प्रदेश सरकार ने बना दिया है। वहाँ मेडिकल और इंजीनियरिंग, मुझे भी अवसर मिला, तो वहाँ पर शिक्षा मंत्री एक मोहन यादव जी हैं और एक परमार जी हैं। तो मतलब काफ़ी काम, मतलब उनका सब वो शुरुआत कराए हैं। तो बड़े सारे चीज़ों के, बड़े सारे टर्मिनोलॉजी खोज करके, और जैसा खड़गपुर और आपका इस पर IIT दिल्ली भी वो काम मतलब लगा है। दिक्कत क्या हो गई है कि लंबे, जब आदत बिगड़ जाती है तो सुधरने में बड़ा समय लगता है। तो हम सब बिगड़े हुए लोग हैं ना भाषा से, हाँ, तो वो सुधारने में जो है बड़ा वो समय लगेगा। तो हमें ऐसे ऐसे कई विषयों के साथ अपने को जोड़ना है। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जूलॉजी है, बॉटनी है, उसमें देखिए भारतीय लोगों के क्या रहे हैं, सब ग्रंथ हैं बाकायदा। हमें पढ़ने का मौका नहीं मिला। नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया में बड़ौदा के, उसमें मैं एक दो एग्जाम्पल साइंस का दे दूं आपको। कई साल पहले आपने हिग्स बोसान शुरू किया हुआ, मतलब पेपर में पढ़ा हुआ कि मतलब जिसका पूरा कहते हैं, ये आपका जो है भारद्वाज संहिता, भारद्वाज जो है वैमानिक शास्त्र थे बहुत, एरोनॉटिकल्स इंजीनियरिंग ने अब इनका पूरा शुरू कर दिया है। महाराजा बड़ौदा के जो MS कॉलेज बड़ौदा है, वहाँ से हमारे वाइस चांसलर प्रोफेसर उपाध्याय जी ने प्रति मंगाई थी, मुझे भी पढ़ने का मौका मिला। तो पूरा जो है अंशबोधनी किताब है, अंशबोधनी। अब बहुत लोग तो सुने भी नहीं है, पढ़ना तो बहुत दूर रहा। उसमें पूरा जिक्र किया गया है। और हिग्स बोसान जो है वहाँ से शुरू किया, तो पूरा का पूरा योग शास्त्र से जो लोग जुड़े होंगे, हमारे यहाँ महर्षि पतंजलि का है, पातंजलि योग वशिष्ठ पातंजलि का है। हमारे यहाँ जो है आपने शिक्षा शास्त्री भी रहे, योग के भी रहे हैं, महर्षि अरविंद, महर्षि अरविंद का सर्वांग योग है, सर्वांग योग है, पातंजलि का है। इसी तरह से बड़े सारे योग के परंपरा, तो हमें यहाँ से शुरू सब ले जाना है पूरा। तो ऐसे ऐसे हमें कई विषयों के साथ, विज्ञान के साथ, कॉमर्स के साथ, है ना, पूरी आप हमारे यहाँ भारतीय प्राचीन भारत में सेठ ही हुआ करते थे, सेठी पूरी की पूरी। अगर उनका आप देखें इकोनॉमिक्स और व्यापार का जो है कॉमर्स की परंपरा, हम वहाँ से देखें, तो ऐसे बड़े सारे विषय हैं कि हमें कहीं न कहीं बदलाव लाने की ज़रूरत है। और किसी पर हमें ये नहीं देखना है कि जब सब करेंगे तब हम करेंगे, शुरुआत हमें कहीं से करनी है। जैसे कहा गया ना कि हम बदले तो जग बदले, हमें नहीं किसी की, हमें शुरुआत करें। और जहाँ कोई आपको मतलब दबाव दे, डांटे, तो कहिए ये तो नीति कह रही है, हम तो भारत सरकार की NP 2020 का पालन कर रहे हैं।
तो आपके पास एक बड़ा भारी वो आ गया कहने के लिए कि भारतीय भाषाओं में, मातृभाषा में, क्षेत्रीय भाषा में और बोली में बात, जैसे कोई रोकता है ना, टीचर अगर कर रहा है तो प्राचार्य रोक दिया, मास्टर कर रहा है तो हेडमास्टर रोक दिया, और कॉलेज के एचओडी है वो रोक दिया। तो आपके पास एक है भाई NP 2020 कह रही है, मैं तो सीधा लिख दूंगा कि मतलब तो इसके वो है। तो ये आपके लिए, आपके पास एक बहुत बड़ा मतलब आधार है कहने के लिए कि आपको कोई रोक नहीं सकता है। आने वाले समय में जब शब्दावली काफ़ी कुछ एकत्र हो जाएंगी तो हो सकता है कि पाठ्यक्रम का रूप, दशा, दिशा सब तैयार ये हो जाए। मैंने कुछ रिफ्लेक्शन आपके सामने ऐसे बात उठाई। शिक्षण प्रशिक्षण जहाँ आपका होता है, जहाँ भी हो वहाँ पर भी बात उठाइए आप ज़रूर। वहाँ की क्षेत्रीय भाषा में क्षेत्रीय चीज़ों को ज़रूर वहाँ उजागर करिए पूरा का पूरा। आपकी जानकारी के लिए चलते चलते लास्ट में 1986 की पॉलिसी ने अगर पूरे भारत के करोड़ों बच्चों को स्कूल तक पहुंचाया है तो यह नीति कह रही है कि स्कूल तक पहुंच गए लेकिन उनको कम से कम गुणात्मक रूप से तैयार कर लीजिए। और गुणात्मक रूप से तभी तैयार, मात्राएं तो बहुत बढ़ गई, क्वांटिटी तो बहुत बढ़ी, लेकिन क्वालिटी नहीं। 8वीं क्लास 6वीं क्लास में बच्चा जो है सही रूप से हिंदी की मात्रा नहीं कर, क्योंकि नॉन डिटेंशन पॉलिसी हो गई। बड़ा दोनों विरोध है कि बात वही है कि जैसे है कि वो बहेलिया है ना कि वो तीर मारना भी चाहता है लेकिन मरे भी न। तो ये स्थिति हो गई है दोनों के, नॉन डिटेंशन ने सब गड़बड़ कर दिया है। आप देखिए मात्रा का हर्ष और दीर्घ में बच्चा नहीं कर पा। अंग्रेजी तो बहुत बात की चीज़ है, हिंदी में नहीं लिख पा रहा है। मैंने हायर एजुकेशन में भी देखा, B.Ed में बच्चा आ रहा है, उसे एक एप्लीकेशन लिखवाइए, सही नहीं लिख पाता है, कुछ को छोड़ करके। तो ये कहाँ कमी आ गई, किसका दोष है? फिर हम कहेंगे कि इसकी प्राइमरी एजुकेशन ठीक नहीं हुई, टीचर ने, अरे चलिए वहाँ आपका दायित्व है, आपके पास आए, कम से कम आप ठीक कराइए। ये हमें करने की ज़रूरत है। अब हम दोषारोपण न दें, हम उस एहसास को, उस कमी को स्वयं करें। तो रिसर्च में, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में, लेखन में, अकादमिक लेखन में जो है ये बातें करें। और सब चीज़ों के साथ महत्वपूर्ण यह है कि हमें अपनी सोच जो है सकारात्मक रखनी है। सकारात्मक, अगर ये सोच आपकी सकारात्मक नहीं होगी तो ये सब बातें करना सब बेईमानी है, सब बेईमानी। सकारात्मक सोच से हमें करना है, इससे और ऊर्जा बढ़ेगी। पूरी की पूरी शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में कहीं न कहीं ऊर्जा जो गायब हुई है। आप ये कहिए कि इलेक्ट्रिसिटी जो है ना, वो कहीं आपने देखा होगा बल्ब जब जलते हैं बड़े, वो सब लड़ियाँ लगाई जाती है, उसमें एक मास्टर बल्ब होता है। और मास्टर बल्ब जो है कुछ वो हो जाता है तो सब वो हो जाता है। तो बच्चे के में भी है वही कि फ्रॉम हमारी हेरिडिटी का है कि इन्वायरमेंट का है। तो हेरिडिटी में तो हम कोई चेंज नहीं कर सकते हैं, जो लेकर आया है विरासत में तो है। इन्वायरमेंट तो आपके हाथ में है। कम से कम सकारात्मक रूप से कुछ मत पढ़ाइए, पढ़ने के लिए प्रेरित करते रहिए उसको। कुछ मत सिखाइए, सिखाने के लिए प्रेरित करते रहिए। अब पढ़ने की आदत बच्चों की खत्म हो रही, क्योंकि हमारी भी आदत खत्म हो गई है। गूगल गुरु हो गया। जब गूगल गुरु हो गया तो हम गुरु को, हम जैसे गुरुओं को कौन पूछेगा? हाँ, तो बच्चों को स्वयं के अंदर उनको सर्च करने की आदत डालिए। सर्च, स्वयं के अंदर सर्च करने की आदत डालिए। बाकी तो सब सर्च किया ही जा रहा है। मैं समय अभाव है, थोड़ी बहुत मैंने वो किया है। कल के सत्र में हमारे आदरणीय शर्मा जी रहेंगे। मेरी आपसे जो है एक यही अनुरोध है कि जो लोग भी इसमें रहें, जो कुछ है अपने विषय, जिस विषय में आप पठन पाठन कर रहे हैं, उनमें कुछ बातें लिख करके ज़रूर लाएं और यहाँ पर रखें। शर्मा जी हैं तो इनकी इस समिति की जो है, भारत सरकार जब कुछ पैसा अनुदान देती है ना तो उसका हिसाब भी लेना चाहती है। इनसे पूछा जाएगा कि आपने कराया क्या, तो ये कहेंगे कि उद्घाटन सत्र हुआ, व्याख्यान हुआ, सुनाने वाले सुनाए और सुनने वाले सुन लिए, बाकी सब खत्म। तो इनके पास कुछ रहना चाहिए। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, 1 पेज 4 लाइन, 10 लाइन, 2 पेज 4 पेज आइए और उन पर चर्चा करिए। अपने विषय, उस पर अकादमिक लेखन पर, अकादमिक शोध पर दृष्टि थोड़ा बहुत हमने, और आपके पास तो दिव्य दृष्टि ही है। हमने आपका जो है, जैसे होता है चश्मा पहन के देखा जाता है, तो हमने आपको बस एक दिशा भी नहीं कहेंगे, एक थोड़ा सा परामर्श दिया है। तो आए तो जैसे इस कार्यशाला में होता है कि कर्मशाला बने हो, और कर्मशाला तब जरूरी है जब कुछ करें आप, और सोच करके, कहीं से नोट करके मत लाइएगा।
आप सोचिए कि क्या होना चाहिए, कैसे हमारी डिसिप्लिन, हमारा विषय क्षेत्र कैसे, अर्थशास्त्र को कैसे भारतीय भाषाओं के साथ जोड़ें, मनोविज्ञान को कैसे जोड़ें, समाजशास्त्र को कैसे जोड़ें, सैन्य विज्ञान को कैसे जोड़ें, प्रबंध शास्त्र को कैसे जोड़ें, भूगोल को कैसे जोड़ें, हम मनोविज्ञान को कैसे जोड़ें, दर्शन को कैसे जोड़ें, यह सोचिए आप। मैं समझता हूं कि निश्चित है कि भारतीय भाषाओं का पथ और पाथेय दोनों तैयार होगा, निश्चित है। और ये जब तैयार हो जाएगा तो मैं समझता हूं कि इस कार्यशाला की सार्थकता होगी। हो सकता है कि इनके अप्रोच से फिर किसी कॉलेज को मिल जाए, लेकिन पहला ही इंप्रेशन अगर बिगड़ गया, मेरे लिए नहीं, जहाँ से अनुदान मिला है, तो थोड़ा सा वो हो जाएगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि कुछ लिखित अपनी सोच मौलिक, कि हम पढ़ा रहे हैं और इसका हम भारतीय भाषाओं के साथ, भारतीयता के साथ, भारतीय अस्मिता के साथ, भारतीय संस्कृति के साथ, भारतीय विद्या के साथ, भारतीय शिक्षा के साथ कैसे जोड़े हम। और जब यह जोड़ना शुरू कर देंगे तो मैं निश्चित है कि भारतीय भाषाओं का मतलब आपका मार्ग तैयार हो जाएगा। हमें मार्ग तैयार करना है, इतने मार्ग हैं, हमें नहीं तय हो पा रहा है किस मार्ग से चलें हम। यही तो हो रहा है ना, हमें पता नहीं चल पा रहा है। तो ये आपको थोड़ा सा करने की ज़रूरत है। मैं जो है आपने थोड़ा बहुत, मैंने अपने वही बात है कि सी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, डू पॉजिटिव, सकारात्मक देखिए, सकारात्मक करिए, सकारात्मक सोचिए। सकारात्मकता रहेगी तो निश्चित है कि हमारे पठन पाठन में हमारे एनर्जी का लेवल बढ़ेगा, हम प्रसन्नता का अनुभव करेंगे, अपने काम में जो है हमें रुचि मिले, अपने काम में पैशन जैसे आते हैं ना, IQ की बात करते हैं, EQ, ESQ, P, सब जितने क्यू हैं उनको समेटिए आप। बातें बहुत सारी करनी थी लेकिन समय अभाव है। समझदार को समझाने की ज़रूरत नहीं होती है, और तो आप सब समझदार हैं, लेकिन यह समझदारी आप इस कार्यशाला में अच्छी तरह से दिखाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं नाजिस बानो मैम को आमंत्रित करना चाहूँगा। मैम आप आएँ और 2 शब्द हमसे शेयर करें। मैम संत विनोबा PG कॉलेज देवरिया में प्राचार्य रह चुकी हैं। मैम का हार्दिक स्वागत है इस मंच पर। धन्यवाद। सम्मानित मंच, इस सभागार में उपस्थित सम्मानित शिक्षक बंधुओं और प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग उच्च शिक्षा पर में क्या क्या होना चाहिए भाषा के क्षेत्र में, उससे संबंधित कार्यशाला भारतीय भाषा समिति, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुदानित 3 दिवसीय कार्यशाला के आज इस उद्घाटन सत्र में हम सब यहाँ उपस्थित हैं। हमारा विषय मनोविज्ञान है, लेकिन भाषा तो जैसा कि सर ने बताया कि एक प्राकृतिक कौशल है अभिव्यक्ति का, और भाषा ही मनुष्य को मनुष्य बनाती है, अन्य प्राणियों में सर्वोच्च बनाती है। अगर भाषा ना होती हमारे पास तो जानवर और हमारे में कोई फर्क ना होता। सर्वोच्च कृति भाषा के ही द्वारा है। हम अगर भाषा ना होती तो कोई इंस्टीट्यूशंस ना होते, ये महाविद्यालय भी ना होता, कोई पाठ्यक्रम ना होता, हम लोग का इंटरेक्शन भी ना होता। बस खाने और रहने सोने तक की जो बेसिक नीड एक जानवर में होती है वही मनुष्य में भी होती। हम इतना आविष्कार नहीं कर पाते। सेब हमेशा जब से दुनिया है तब से गिरता रहा होगा पेड़ से, लेकिन न्यूटन ने उसको समझा
कि इसमें क्या है, क्यों ये नीचे ही गिर रहा है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, और उसने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की। अगर भाषा ना होती तो गुरुत्वाकर्षण बल, कोई भी मनोविज्ञान या आपका जो प्राकृतिक विज्ञान है, कला, साहित्य, संस्कार, संस्कृति, कुछ ना होते। धर्म, अध्यात्म, किसी की कल्पना हम नहीं कर सकते थे। तो हमारा तो मानना है कि भाषा ही मनुष्य का, इस संसार का प्रथम और अंतिम आविष्कार है। अगर भाषा ना होती तो कोई आविष्कार ना होता। तो इस इतनी बड़ी जो हमको क्षमता प्रकृति ने दी है मनुष्य को, उसका सम्मान हम करें और अपनी उस क्षमता को एक सकारात्मक दिशा प्रदान करें, ताकि उसका मनुष्य होने का जो हमको इस दुनिया में भेजा गया है मनुष्य बनाकर, तो उसका कुछ हम ऋण भी चुका सकें। हमारा कुछ कर्तव्य है, कुछ योगदान है। हम शिक्षक हैं, ये हमारा सौभाग्य है। हम एक मॉडल के रूप में हैं समाज के सामने। तो आज दोनों जो हमारे बीच उपस्थित हैं, पाठक सर और शर्मा सर, बहुत ही सार्थक और महत्वपूर्ण बातें बताई भाषा को लेकर के, और आगे एक रास्ता बताया कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। हमारे पास चिंतन है, भाव है, हमारे पास भाषा है अभिव्यक्त करने के लिए। तो उसको भाषा, तो हम जितना भाषा हम जानेंगे उतना ही हमारा संज्ञानात्मक पक्ष मजबूत होगा, स्वस्थ होगा। और जब संज्ञान पक्ष हमारा स्वस्थ होगा तो भाव पक्ष और व्यवहार पक्ष तो हमारा सही होना ही है, सकारात्मक होना ही है। समय कम है, इसलिए बहुत ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सर की ट्रेन भी है, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्राचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हम लोगों को आमंत्रित किया और मंच पर अपनी बात को कहने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया मैम। अब इस तकनीकी सत्र की अध्यक्षता कर रही हैं प्रोफेसर मंजू मिश्रा मैम से गुजारिश है आप आए मैम। मैम बापू पीजी कॉलेज पीपीगंज में प्राचार्य हैं। मैम आए आप। भारतीय भाषा समिति, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुदानित इस 3 दिवसीय कार्यशाला में मैं आज सुबह से उपस्थित हुई हूँ और उद्घाटन सत्र में भी चर्चा सुनी और इस सत्र में भी मैंने व्याख्यान सुना। आदरणीय डॉक्टर गंगा प्रसाद शर्मा सर, जो अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय भाषा संस्थान सूरत के हैं, प्रोफेसर आरपी पाठक सर, जो पूर्व अध्यक्ष एवं अधिष्ठाता शिक्षा संकाय श्री लाल बहादुर शास्त्री केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली से आए हुए हैं। मंच पे श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव जी, प्रोफेसर ब्रजेश कुमार त्रिपाठी जी, इस महाविद्यालय की यशस्वी प्राचार्य, प्रोफेसर राजेश मानो मैम, जो मेरी सीनियर भी हैं, संत विनोबा कॉलेज की पूर्व प्राचार्य, और इस सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित विद्वज्जन एवं बच्चों। बहुत ही अच्छे विषय पर इन्होंने ये कार्यशाला का आयोजन किया है और ये जो इस टेक्निकल सेशन की थीम थी, जिसकी चर्चा दोनों सर लोगों ने की है कि उच्च शिक्षा में भारतीय भाषाओं का प्रयोग और शोध की संभावनाएं दोनों। तो भारतीय भाषाओं में जब पहले शिक्षा होगी, उसी के बाद शोध की बात होगी। पहले मैं शर्मा सर को सुन रही थी, उन्होंने बताया कि किस प्रकार से भारतीय भाषाओं केवल हिंदी ही नहीं, जो हमारी क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनमें भी शिक्षा दी जाए। जैसे नई शिक्षा नीति कहती है जो प्राथमिक शिक्षा है वो मातृभाषा में दिया जाए, जो निश्चित रूप से यदि हम अपनी मातृभाषा में सीखेंगे तो वो ज़्यादा स्थायी होगा और उसी से आगे पढ़ करके और हम रिसर्च की तरफ जा सकते हैं। डॉक्टर पाठक जी ने भी बहुत अच्छी तरह से विस्तृत बताया कि किस प्रकार से हम अपने
जो चिंतन है, जो भारतीय चिंतन है, उसको मॉडल माने। मैं मनोविज्ञान से हूँ, जो भी हम लोग पढ़ते हैं सब पहले एक विदेशी थियोरी आती है, फिर हम लोग उसका अनुवाद करके पढ़ते पढ़ाते हैं और कार्य करते हैं। ऐसा नहीं है, हमारे भारतीय मनीषा में भी बहुत से एग्जाम्पल्स है, बहुत से सिद्धांत हैं, हम उनको लें, उसके हिसाब से अध्ययन व्यापन करें और वो जाकर के जो हम सीखेंगे वो करेंगे वही स्थायी होगा। तो मैं ब्रजेश जी को बहुत बधाई देती हूँ कि इन्होंने इतने अच्छे विषय पर कार्यशाला रखी। उम्मीद करती हूँ कि इन 3 दिनों में जो भी परिचर्चा होगी, हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, जो कुछ भी विचार आपस में कम्युनिकेट करेंगे उससे निश्चित रूप से इस कार्यशाला का उद्देश्य पूरा होगा कि किस तरह से हम अपनी भाषाओं में सीखें। हम बोर्ड ऑफ स्टडीज़ में जाते हैं या कोर्स बनाते हैं, वहाँ जहाँ हम लोग प्रण करें कि हम जहाँ जहाँ हमको अवसर मिलेगा हम अपने भाषा को प्रमोट करेंगे, ताकि उसी में हमारे अध्ययन अध्यापन हो, उसमें अपने टूल्स बनाएंगे, उसी में अधिक से अधिक हम कार्य करने की चेष्टा करें। तभी इस कार्यशाला का जो रियल वास्तविक उद्देश्य है वो पूरा होगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि तीनों दिन ये कार्यशाला चलेगी और इससे बहुत ही अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे और हमारी जो भारतीय भाषाओं का जो समृद्ध कोश है वो और भी समृद्ध होगा। मैं पुनः बहुत बहुत बधाई देती हूँ इस महाविद्यालय के यशस्वी प्राचार्य प्रोफेसर ब्रजेश कुमार पांडे जी को, जिन्होंने सेमिनार ये कार्यशाला करवाई और मुझे भी आमंत्रित किया कि मैं आऊँ और आप इतने अच्छे मंच पे कुछ बातें आपसे सुन सकूँ और कुछ अपनी बातें कह सकूँ। धन्यवाद। अब मैं अपने प्राचार्य जी से आग्रह करूंगा कि सर आएं और हमारे इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद प्रोफेसर नाजिश बानो मैम को अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह प्रदान कर। जी, पहले हम कहते हैं कि सुनना तो सीखें। हम अपने विद्यार्थियों से क्या उम्मीद कर सकते हैं कि हम शिक्षक होके बैठ के सुन नहीं सकते हैं, तो कम से कम सुनना तो सीखें। और बड़े बड़े लोग जो है बैठ के सुन नहीं रहे हैं, कम से कम लग रहा है कि जैसे हमारे विद्यार्थी कक्षाओं में रहते हैं और वो उसी हिसाब से हम लोगों का हो रहा है। तो कम से कम इस तरह का अच्छा ही लगता है किसी को कहना। तो प्लीज कम से कम किसी भी विषय का सेमिनार हो, मैं हिंदी का नहीं हूं, मैं हिंदी का कोई विद्वान नहीं हूं, कुछ भी नहीं, मैं शिक्षा शास्त्र का हूं, लेकिन मेहनत करके बनाया तो गया कम से कम भारतीय भाषा पे। तो कम से कम थोड़ी सी रुचि थी, इंटरेस्ट था तो हुआ। तो कम से कम प्लीज सुनिए तो। और 3 दिन का वर्कशॉप होगा, 3 दिन चल रहे, प्रमाण पत्र तीसरे ही दिन मिलेगा, किसी को आज और कल नहीं मिलेगा। प्लीज कम से कम आइए। इतनी गिरावट आ गई है, मतलब हमें कहना चाहिए हमारे में भी है, लेकिन अभी कम से कम हम लोग रहते थे सुबह से लेकर शाम तक रहते थे, उस टेक्निकल सेशन को सुनते थे। अब जो है केवल औपचारिकता उद्घाटन समापन तक रह रहा है। और चूंकि ठीक है हमारा महाविद्यालय थोड़ा सा दूर है, इंटीरियर में है, लेकिन फिर भी जो हम 10 लोग हैं, संख्या नहीं, जो हैं वो सबसे सीखे जाएंगे। और सर ने जैसे कहा कि ये जो 3 सत्र हुए हैं, 3 जो टॉपिक दिए गए हैं, इन तीनों टॉपिकों पे जो वर्कशॉप है करना है। तो चूंकि समय 3 दिन का ही सब था उनके यहाँ 7 दिन का नहीं था, नहीं तो मैं कार्यशाला 7 दिन का लेता, लेकिन उनके यहाँ 3 दिन का ही समय है, 3 दिन से अधिक नहीं समय है। तो कम से कम आप इन भारतीय भाषा में शोध और अकादमी लेखन में क्या सोचते हैं, आपका समाजशास्त्र से, इतिहास से, अर्थशास्त्र, कम से कम हमारे 10 सब्जेक्ट हैं और जितने भी सब्जेक्ट के लोग आए हैं, कम से कम 4-5 पेज। और हमने कहा कि आप लिख के ले आए, आप लिख के ले आए और आपके लेख छपने हैं, वो मेरे लिए एसेट हो जाएंगे। मुझे आउटकम देने हैं, रोज की रोज मुझे अटेंडेंस भेजने हैं। ऐसा नहीं है कि वो मैं साइन करके कर दूंगा, मुझे रोज की रोज अटेंडेंस भेजना है। अभी मैं शाम को बैठूंगा, पूरा रिपोर्ट बना के आज का आज भेजूंगा, कल का कल भेजूंगा, परसों का परसों भेजूंगा, और 10 दिन में पूरी जो यूटिलाइजेशन भेजना है। तो इस हिसाब से प्लीज थोड़ा सा मुझे अच्छा लगे। अब 2 सत्र जो है, ये 3 सत्र एक ही साथ चला। और आज ही हमारे तो मुख्य वक्ता प्रोफेसर आर डी पाठक सर, जो हमारे मतलब गुरु संरक्षक सब कुछ, और प्रोफेसर गंगा प्रसाद शर्मा जी, और इस कार्यक्रम की जो अध्यक्षता कर रही हैं डॉक्टर नाजिश बानो मैम, प्रोफेसर नाजिश बानो मैम, जिनके साथ 21 साल रहा संत विनोबा महाविद्यालय में, मैं उनको सम्मानित करना चाहता हूं, प्रोफेसर नाजिश मैम को।
कहाँ गए गौरव? अरे भाई आरे किसी को खींच रहे हैं ब्रजेश। हो गया मंजू मैडम को। और हम लोग की अग्रज मैम जो है टीवीगंज से आई हुई है, हमारे आमंत्रण पे हम कुछ कह देते तो कह देते ब्रजेश जी आना है, कल इनका प्रोग्राम है उज्जैन जाने का। और नहीं ने कहा ब्रजेश जी मैं पहले दिन जरूर रहूंगी, मैं मैम को भी सम्मानित करना चाहता हूं। अब आप लोग चाय पी लीजिए आराम से। आज का तकनीकी सत्र यही समाप्त होता है। कल पुनः 10 बजे आपका तकनीकी सत्र प्रारंभ होगा। सभी प्रतिभागी जरूर आए।